आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफर भाग 4। चंद्रादित्य क्या करे क्या ना करे सोचते हुए अपनी जेब से रुमाल निकालकर बोला, गीत। गीत ने आंखें खोलते हुए अपनी भौहें उछाल दी। चंद्रादित्य उसके करीब होते हुए उसके मुंह पर लगा रस पोंछने लगा। गीत आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। चंद्रादित्य की नज़र सामने कुछ लोगों पर पड़ी तो उसने गीत के चेहरे को साफ किया और हाथ थामकर आगे ले जाते हुए कहा, बिना कुछ बोले चुपचाप चलो। गीत उसके पीछे चलने लगी। चंद्रादित्य ने आगे बढ़कर एक साधु की पीठ थपथपा दी और आगे बढ़ गया। गीत ने देखा सामने देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। किसी के धक्का देने से गीत का हाथ छूटने लगा तो चंद्रादित्य ने उसे अपने आगोश में ले लिया और कहा, आंखें बंद करो। गीत ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, भरोसा है। गीत ने उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया। चंद्रादित्य ने उसकी कमर पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से सर सहलाते हुए कहा, आंखें बंद ही रखना। गीत ने उसकी पीठ पर अपनी हाथों की पकड़ कस दी। चंद्रादित्य स्तब्ध रह गया। उसे अपने सीने पर गीत की चढ़ती उतरती सांसें साफ तौर पर महसूस हो रही थी। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। हर बार चंद्रादित्य को ये एहसास गीत के करीब रहने से ही महसूस होता था। कुछ तो है उन दोनों के बीच जो करीब आने पर सांसों में हलचल पैदा कर देती थी। लेकिन इस एहसास से दोनों भी अभी अनजान थे। समझ से परे था यह एहसास उनके लिए। वो लोग जिससे चंद्रादित्य छुप रहा था, वो जब वहां से बाहर निकल गए तो चंद्रादित्य ने गहरी सांस भरते हुए गीत को खुद से दूर किया और आसपास नजरें फिराने लगा। भीड़ अब भी थी जिसे देख उसने कहा, अब हमें उन दोनों के पास चलना चाहिए। चलो कहते हुए उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। गीत ने कोई सवाल नहीं किया। वो जैसे किसी सम्मोहन में बंधी बस उसके साथ चलने लगी। रानू और स्वयंभवी अब भी नाव का मजा ले रहे थे। दोनों ने साथ में खूब सारी फोटोज ली थी। वो अपनी वीडियोस बनाने में व्यस्त थी। हालांकि उनके बीच बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मस्ती कर रहे थे। चंद्रादित्य और गीत घाट में उसी जगह आकर ठहर गए जहां वो पहले आए थे। चंद्रादित्य ने नाव वाले को इशारे से बुलाया तो वो नाव लेकर किनारे पर आ गया। रानू और स्वयंभवी ने नीचे उतरकर आ गई। रानू और स्वयंभवी मुस्कुराते हुए एक साथ बोली, कितना मजा आया ना। चंद्रादित्य और गीत दोनों को देखने लगे। जब आकर दोनों को एहसास हुआ कि दोनों ही अपना अपना मुंह बनाते हुए पलट गए। चंद्रादित्य और गीत दोनों की हरकत पर मुस्कुरा उठे। चंद्रादित्य, भूख लगी है? तीनों लड़कियों ने हाँ में सर हिला दिया तो चलो कहते हुए चंद्रादित्य उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले आया। क्या ऑर्डर करना है आप लोग बता दीजिए, मैं बोलकर आता हूँ। स्वयंभवी, चीज़ बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक। रानू, छोले भटूरे, दाल मखनी, राजमा चावल, भरवा भिंडी की सब्जी। और गीत के लिए बटर चिकन, टंगड़ी कबाब। चंद्रादित्य गीत और रानू को हैरानी से देखने लगा। गीत ने रानू के कंधे पर मारते हुए कहा, हमारे लिए डोसा, सांभर और सलाद। ये कुछ भी बोलती रहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। चंद्रादित्य सिर हिलाते हुए ऑर्डर देने चला गया। स्वयंभवी, तुम लोग इतना ऑयली कैसे खा सकती हो? रानू से घूरते हुए बोली। स्वयंभवी, बैड जोक। रानू तेज आवाज में, जोक मतलब वो वाला जोक ना जो पानी में रहता है, ब्लैक कलर का। सब लोग उसे देखने लगे। स्वयंभवी को रानू की बात सुनकर उबकाई आ जाती है। वो दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। गीत, शी रानू तो कैसे बात कर लेती है, कम से कम जगह तो देख लेती। रानू, मैं कैसे छी बातें करूंगी, अरे यार वो एक जीव ही तो है। गीत, चुप चुप मेरी माँ, खाने की जगह में ऐसी बातें मत कर। रानू, गीत तो यहाँ का बदल गई है। पहले वाली गीत दूसरे लोगों की परवाह नहीं करती थी और मेरा साथ देती थी। गीत का मन हुआ अपना सिर दीवार पर दे मार ले। रानू, देख खाना आ गया, उस पर फोकस कर। रानू आंखें चमकाते हुए, खाना आ गया, याहू। गीत अपना सिर हिलाकर, पागल। चंद्रादित्य वेटर के साथ ऑर्डर लेकर आ रहा था। उसके हाथ में एक मिल्क शेक था जिसे वो पीते हुए आ रहा था। वेटर टेबल पर खाना लगाकर चला गया। चंद्रादित्य गीत के बाजू वाली चेयर पर बैठते हुए, स्वयंभवी कहाँ गई? रानू खाने पर टूट पड़ते हुए, वॉशरूम। गीत ने देखा चंद्रादित्य ने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया तो अपनी प्लेट से आधा डोसा और सांभर उसके लिए दूसरी प्लेट पे निकाल दिया और उसके सामने करते हुए बोली, खाइए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। गीत, फिर भी खा लीजिए, कब से साथ में हैं। हम सबको भूख लग सकती है तो आपको भी तो लगी होगी, खाइए। गीत ने कहा और खाने लगी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। स्वयंभवी भी आकर खाने लगी। उसे रह रहकर रानू की बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने आधे पेट ही खाया और कहा, मेरा पेट भर गया, मैं गाड़ी में हूँ, तुम लोग आ जाना। वो उठकर चली गई। चंद्रादित्य ने भी थोड़ा सा ही खाया और कहा, तुम दोनों आराम से खा कर आओ, मैं गाड़ी के पास हूँ। कहते हुए बिल देकर बाहर चला गया। गीत को पता नहीं क्यों रह रहकर स्वयंभवी के जाने के बाद चंद्रादित्य के जाने पर थोड़ा बुरा लगा। फिर ध्यान न देते हुए खाने में लग गई।
थोड़ी देर में सब घर आ गए। आज मानवी की मेहंदी थी जिसमें उसके ससुराल वाले भी आने वाले थे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेहंदी घर के बाहर गार्डन में हो रही थी जिसमें एक खूबसूरत स्टेज बनाई हुई थी। हर तरफ लाइटें फूलों की लड़ियां चमक रही थी। मेहंदी का वक्त हो चला था। मानवी के ससुराल वाले आ चुके थे। मानवी के ससुराल में उसका होने वाला पति, एक देवर और सास ससुर ही थे। मानवी के होने वाले पति मानित और मानवी को स्टेज पर बैठाया गया। बलराज जी और मीना जी तैयार होकर सामने अपनी प्यारी सी बेटी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। हेमंत जी और उपासना सुलोचना जी स्टेज के आगे लगी कुर्सी पर बैठे थे। सब बहुत खुश थे। मानवी ने खूबसूरत मिरर वर्क लहंगा पहना था। वो बालों को स्टाइलिश लुक देकर खुला रखा था। वही मानित ने कुर्ता पैजामा, उसके ऊपर जैकेट पहन रखा था। मानवी स्टेज पर बैठी हंस रही थी। उसके साथ मानित बैठा था जो होंठों पर मुस्कुराहट लिए मानवी को एकटक देख रहा था। मानित हल्के से उसके करीब आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मानवी यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। मानवी ने उसे देखा तो अपनी तरफ देखते पाकर शर्मा गई। तभी मानित के छोटे भाई वेदांत ने माइक पकड़ते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरे प्यारे भैया और प्यारी से छुई हुई भाभी के नाम। सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। चंद्रादित्य कोने में खड़ा घर की तरफ देखते हुए, कब आओगी? जब मेहंदी की रस्म खत्म होगी तब, कहते हुए सामने आ गया। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई। पीछे से किसी की आवाज़ आई तो सब लोग पीछे पलटकर देखने लगे। सामने से 3 लड़कियां आ रही थी जिन्होंने सर पर घूंघट डाल रखा था। तीनों स्टेज पर आई तो लाइट ऑन हो गई। इसी के साथ तीनों अपना घूंघट उठाकर गाने के बोल पर थिरकने लगे। चंद्रादित्य की नजरें तो गीत से हट ही नहीं रही थी। मेहंदी राचन लगी हाथों में, बनने दे नाम री। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आजरी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आजरी। मेहंदी की रस्म के लिए मीना जी ने मानवी के हाथों में मेहंदी लगाई और फिर मेहंदी डिजाइनर ने लगाना शुरू किया। सब मेहंदी लगाने लगे। गीत और स्वयंभवी मिलकर मानवी को छेड़ रही थी। हालांकि गीत और रानू को पहले मुलाकात में स्वयंभवी पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उसे बात करते पहचान गई। हर किसी का अपना किरदार होता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था मानवी के मेहंदी में धमाल करने के लिए। मानवी को पहले ही खाना खिला दिया गया था ताकि बाद में उसे कोई परेशानी ना हो। रानू अपने हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। अब उसे भूख लग रही थी। वो खाने के स्टॉल के सामने जाती फिर वापस आ जाती। सामने से गुजर रहे वेदांत ने देखा तो कहा, आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रानू, क्यों? क्या आपका हेल्प सेंटर है? हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना बना सकती हो। मैं सार्वजनिक चीज़ों को देखती हूँ लेकिन इस्तेमाल नहीं करती, तो मुझे स्टोर करके रख लो। रानू, ओ भाई साहब ठहर जाओ। नो वे, मैं नहीं हूँ किसी का भाई साहब। तो बन जाओ मेरे भाई। ओके सॉरी मैडम, आप तो बुरा मान गई। आपको भूख लगी है, रुको यही मैं खाना लेकर आता हूँ, कहते हुए बिना सुने चला गया। रानू खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्वयंभवी उपासना से, मॉम मैं सच कह रही हूँ, आपने मुझे ये क्या दिया है पहनने को? इतना भारी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। उपासना उसे डपटते हुए, चुप कर तुम। यहाँ मैं तेरी शादी चंद्रादित्य से करवाना चाहती हूँ और तुम हो कि अपने छोटे से दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं पा रही हो। स्वयंभवी, मॉम वो एक नंबर का अकड़ूर एरोगेंट इंसान है। मुझे देखता तक नहीं है। उसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और वैसे भी वो आपके दूर के भाई का बेटा है तो रिश्ते में मेरा भाई लगेगा ना। उपासना उसके सर पर मारते हुए, चुप कर तू। वो दूर का है, सगा नहीं, समझी तू? खबरदार जो तुमने अब ये बकवास किया तो। चलो अब, कहते हुए उपासना वहां से चली गई। स्वयंभवी भी गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। कीट हेमंत जी के पास आते हुए, डैड। हेमंत जी ने कुछ नहीं कहा और आगे चले गए। गीत उनके पीछे जाते हुए, डैड आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं, रुकिए ना। हेमंत जी फिर भी नहीं रुके तो गीत पास के चेयर पर बैठ गई। हेमंत जी ने देखा गीत उसके पीछे नहीं आ रही तो वो उसके पास आकर बैठते हुए बोले, मैं नाराज हूँ, तुम मुझे मनाना छोड़ यहाँ बैठ गई, ये गलत बात है गीत बेटा। गीत उनकी तरफ नजरें करते हुए, डैड आप ही भाग रहे थे मुझसे और आप नाराज क्यों हैं? मैंने ना कोई शरारत की है ना ही कोई गलती, तो फिर? हेमंत जी, मेरी बेटी में इतने गुण हैं और मुझे ही नहीं पता। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही जादू की पुड़िया हो जो कभी कुछ बताती नहीं थी, बस समय आने पर ही दिखाती थी। कीट की आंखों में चमक आ गई। डैड सच में मैं माँ की तरह हूँ? हेमंत जी उसके दोनों गालों को खींचते हुए, हाँ मेरी गुड़िया, उसकी परछाई हो तुम, मेरी जान, आन बान शान, मेरी जान। दोनों बाप बेटी खिलखिलाकर हंसने लगे। रानू उनके पास आते हुए, अंकल माँ से बात हुई है क्या आपकी? मेरी सुबह से बात नहीं हुई है। हेमंत जी, बेटा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए बात नहीं कर पाई, अभी वो आराम कर रही होंगी। रानू, क्या वो अभी ठीक है? वो मेरे ना रहने का फ़ायदा उठाती है मेरी माता रानी। गीत, डैड आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया और दवाई भी ले लिया है, बस तुम लोग ही बचे हो। चंद्रादित्य ने भी नहीं खाया है। रानू, अंकल मैंने खा लिया। गीत, चुड़ैल तुझे तो मटर पनीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता था तू खाने के लिए ही यहाँ आई है। रानू, तुझे आज पता चला, कहते हुए बड़बड़ाई। इधर मीना जी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठी मानवी की बचपन की तस्वीरें देख रही थी।
मीना जी कहाँ हैं आप, कहते हुए बलराज जी जब कमरे में आए तो मीना जी को देख रुक गए, फिर उनके पास आकर बैठ गई। मीना जी तस्वीरें दिखाती हुई, आपको याद है जी जब मनु ने अपने नन्हे कदमों को पहली बार चलने के लिए उठाया था? ये उस दिन की फोटो है जब मनु अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरे आंगन में चहल पहल कर रही थी। और ये तब की जब वो स्कूल जाने के लिए घंटों तक आईने के सामने खड़ी थी। और ये उसके जन्मदिन में आदि ने उसे छिपकली से डराया था तो कितना रोई थी। आदि उसे चुप कराने के लिए अपने पॉकेट मनी से सारे पैसे खर्च कर उसके लिए गुड़िया लाया था, जिसे देख मनु पूरे घर में घूम रही थी। आज देखिए न कितनी बड़ी हो गई है, आज भी लगता है जैसे अभी वो छोटी सी गुड़िया है। बलराज जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया तो मीना जी फूट फूट कर रो पड़ी। बलराज जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। एक पिता के लिए कितना कठिन होता है अपनी बेटी का कन्यादान करना, जिसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे यूं ही जीवन भर के लिए किसी और के दामन में डाल देना आसान नहीं होता। गीत के हाथों में मेहंदी लगी थी और रानू संभवी के साथ नीचे गार्डन में रील्स बना रही थी। गीत कमरे में चहलकदमी करते हुए, कहाँ रह गई ये चुड़ैल, कितनी भूख लगी है लेकिन इसे फिक्र ही नहीं मेरी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से गीत पलट गई। सामने चंद्रादित्य खड़ा था, उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने खाना टेबल पर रखा और बैठते हुए कहा, आओ खाना खा लो। गीत, आप क्यों लेकर आए, रानू ले आती ना। रानू कुछ काम कर रही है तो उसने मुझे कहा मैं ले आऊँ। गीत बड़बड़ाई, आज तो तू गई रानू, मुझे फंसा दिया। बैठो मैं खिला देता हूँ, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है ना। आपने खाया? चंद्रादित्य ने हाँ में सर हिला दिया तो वो थोड़ी अचकचाई, फिर उसके सामने बैठ गई। भूख से पेट में खलबली जो मची थी। चंद्रादित्य ने उसे खिलाता रहा, गीत उसे देखते हुए खाती रही। हो गया, गीत ने कहा तो चंद्रादित्य उसे आखिरी कोर खिलाते हुए बोला, मुंह खोलो। गीत ने अपना सिर हिला दिया। चंद्रादित्य ने हाथ नीचे कर लिया तो गीत ने जल्दी से उसका हाथ अपने मुंह में ले लिया। निस्सर चंद्रादित्य की उंगलियां उसके दांतों के बीच में आ गई। अचानक हुए इस वाक्य से चंद्रादित्य के मुंह से आवाज़ आई, गीत क्या हुआ, ज़्यादा लग गई क्या? सॉरी सॉरी, वो गलती से अपना हाथ दिखाइए। चंद्रादित्य उसके चेहरे पर आए परेशानी के भाव देख थोड़ा सा नाटक करते हुए बोला, हाँ देखो ना कितनी ज़ोर से काटा तुमने, पिछले जन्म में चूहिया थी क्या? हाँ कहते हुए गीत रुक गई और आंखें सिकोड़कर उसे देखने लगी। चंद्रादित्य उठकर खड़ा हो गया और उसके नाक पर टैप करते हुए कहा, मनु कहती है कि मैं पिछले जन्म में चूहा था, मेरी चूहिया की तलाश खत्म हुई। कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। गीत कुछ पल स्तब्ध सी खड़ी रह गई, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उसके गाल सुर्ख हो उठे, ऐसे शर्माओगे तो मेरा क्या होगा। चंद्रादित्य दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा था। गीत के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलने लगी। चंद्रादित्य ने उसकी कलाई पकड़ ली तो गीत के कदम ठहर गए। धीरे से पकड़ मजबूत करके चंद्रादित्य ने उसकी कलाई छोड़ दी। गीत भागती हुई नीचे चली गई। चंद्रादित्य अपने बालों में हाथ फिराता हुआ मुस्कुरा उठा और वो भी उसके पीछे चला गया। आज मानवी की संगीत थी जिसमें उसके ससुराल वाले की तरफ से मुकाबला रखा गया था, जिसके लिए हृदांक ने लड़की वालों को चैलेंज किया था, जिसे एक्सेप्ट करते हुए रानू ने हाँ कह दिया था। उसी के साथ सब हंसी खुशी शामिल हो गए, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। संगीत घर के बाहर गार्डन में हो रही थी, जिसमें खूबसूरत स्टेज बनाई गई थी। हर तरफ लाइटें और फूलों की लड़ियां चमक रही थी, जिसके चारों ओर फूलों से बनी सोफे की सेज बनी हुई थी। आगे सब लोगों को बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई थी। मानित और उसके परिवार वालों को स्वागत अच्छे से किया गया। मानित को सोफे पर बिठाया गया तो मानित ने पास खड़ी रिदांक से कहा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या रिदांक? रिदांक बड़बड़ाते हुए, जी नहीं भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? मानित, जब से आए हो इधर उधर ही देख रहे हो। रिदांक, हाँ वो भाभी को देख रहा था। मानित सामने की तरफ देखने लगा, वहाँ मानवी नजर आ रही थी। रिदांक हंसते हुए, रिलैक्स भाई, इतने उतावले मत होइए, भाभी आ जाएगी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मानित उसे आंखें दिखाते हुए, अच्छा बेटा, बड़े भाई से मजाक? रिदांक उसके कुर्ते को ठीक करते हुए, भाई आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, और वैसे भी आज के संगीत मुकाबले में तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। आपकी सालियाँ मुँह सिकोड़ते रह जाएंगी। क्यों, आप इतने खराब दिखते हैं, जिसे देख हम मुँह सिकोड़ेंगे? रानू अपना दुपट्टा संभालते हुए आई और बोली। रिदांक ने देखा तो बस देखता ही रह गया। रानू उसके पास आकर मानित से, जीजा जी आपके भाई ऐसे फट्टू निकलेंगे, हमें नहीं मालूम था। मानित, आपको ही तो संभालना है साली साहिबा, हमारे भाइयों को। मानित ने रानू को छेड़ते हुए कहा। रानू, जी ज़रूर जीजा जी, संभालने के साथ साथ सुधारेंगे भी अच्छी तरह से। तभी किसी ने रानू को आवाज़ लगाई तो वो चली गई। रिदांक रानू को जाते हुए एकटक देखने लगा। मानित ने मुंह खोले हुए देखे पाया तो कहा, मुंह बंद कर लो भाई, मक्की के साथ साथ मुक्के भी पड़ सकते हैं। रिदांक झेप गया। मानवी करूँ। मानवी तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी। तभी मीना जी आते हुए बोली, बेटा मनु तैयार हो गई? गीत, जी माँ आप खुद देख लीजिए, गीत ने कहा और सामने से हट गई। मीना जी ने मानवी की नज़र उतारी। मीना जी, गीत बेटा तुम तैयार नहीं हुई, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, सब मेहमान आ गए हैं। गीत,
माँ भी संभवी गई है कपड़े चेंज करने, उसके बाद उसको आने दो, हम तैयार हो जाएंगे। बेटा नीचे भी कोई वॉशरूम खाली नहीं है, तुम ऐसा करो आगे के रूम में चली जाओ। वैसे भी वो तैयार होकर नीचे चला गया है। जी कहते हुए गीत अपने कपड़े लेकर चंद्रादित्य के रूम में चली गई। बलराज जी चंद्रादित्य से, आदि बेटा जाकर देखो मनु तैयार हुई कि नहीं। मीना जी को भी भेजा था लेकिन अब तक आई नहीं। जी पापा कहते हुए चंद्रादित्य घर के अंदर चला गया। चंद्रादित्य, माँ मनु तैयार हो गई क्या? मीना जी, हाँ बेटा चलो हम लेकर आते हैं। चंद्रादित्य वापस जाने के लिए मुड़ा कि उपासना जी के हाथों का जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। संभाल कर उपासना बुआ जी, माफ़ करना बेटा देख नहीं पाई। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, कहते हुए अपने रूम में चला गया। चंद्रादित्य का रूम में गीत कपड़े बेड पर रखे हुए टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। तभी चंद्रादित्य अंदर आया। उसने बेड पर रखे कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया और वॉशरूम में घुस गया। अंदर गीत कपड़े निकालने के लिए जैसे ही पलटी पीछे सामने चंद्रादित्य को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। चंद्रादित्य ने भी गीत को देखा तो दोनों एक दूसरे को देख चिल्ला पड़े, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीत, ये क्या है? चंद्रादित्य, वॉशरूम। गीत, तो बेसिकली बाथरूम में नहाने आते हैं, आपको इतना भी नहीं पता? चंद्रादित्य उसके करीब जाते हुए, मुझे पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता कि बाथरूम में दरवाजे भी होते हैं जिसे नहाने के समय लगाया जाता है। गीत चुप हो गई। चंद्रादित्य उसे चिढ़ाने के लिए, एक मिनट हिलना मत, पीछे कॉकरोच है। गीत, क्या? कहते हुए हड़बड़ा गई। बगल में रखी बाल्टी में उसका पैर पड़ गया और वो गिरने को हुई कि चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। गीत गिरने से बचने के लिए दीवार पकड़ने को हुई लेकिन गलती से शावर चालू हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दोनों ही समझ से परे था। गीत चंद्रादित्य के सीने से लगी हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों शावर से गिरते पानी में भीग रहे थे। चंद्रादित्य का हाथ अब भी गीत के हाथ को पकड़े हुए था। मीना जी आते हुए, गीत बेटा क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गीत ने जब बाहर मीना जी की आवाज़ सुनी तो झटके से चंद्रादित्य से अलग हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा। चंद्रादित्य ने उसे ऐसे खुद में उलझे देखा तो हल्की आवाज़ में कहा, गीत। गीत ने जब नजरें चंद्रादित्य की तरफ उठाई तो चंद्रादित्य ने उसे समझाते हुए कहा, जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोलो। गीत ने हाँ में सर हिलाया और चंद्रादित्य की बात दोहराने लगी, माँ पानी ज़्यादा ठंडा था इसीलिए चीख निकल गई, सॉरी माँ। मीना जी मुस्कुराते हुए, अच्छा जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। गीत, जी आती हूँ माँ, अब चलिए। मीना जी चली गई तो गीत ने चैन की सांस ली। चंद्रादित्य ने गीत की तरफ देखा जो पानी की वजह से पूरी भीगी हुई थी और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, तुम चेंज करके जल्दी बाहर आओ, मैं कमरे में ही चेंज कर लेता हूँ। कहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चंद्रादित्य अपने सीने पर हाथ रखते हुए, क्या हो गया था मुझे? अगर एक मिनट भी उसके सामने रहता तो खुद को रोक नहीं पाता। ये लड़की मुझे बेकाबू कर देती है अपनी हिरनी जैसी नजरों से। गीत दरवाज़ा हल्के से खोलते हुए, चंद्रादित्य पलटते हुए, हाँ। गीत झिझकते हुए, वो मेरे कपड़े बेड पर हैं, आप दे दीजिए, कहते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। उसके हाथ की तरफ देखा जिसमें मेहंदी गहरी रची थी और हथेली के बीचों बीच लिखा था चंद्रादित्य। चंद्रादित्य मुस्कुरा उठा। चंद्रादित्य उसके कपड़े उठाकर उसे देते हुए, अगर अब जल्दी से तैयार होकर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर चला आऊँगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। गीत ने कपड़े लेकर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद्रादित्य कपड़े पहने बैठा था। वो आईने में अपने बाल बना रहा था कि गीत बाहर आई। चंद्रादित्य एकटक आईने में गीत को निहारता रहा। अपने बाल को टॉवल से पोंछते हुए निकली। उसकी नज़र चंद्रादित्य पर पड़ी तो दोनों ही कुछ पल एक दूसरे को देखने लगे। गीत पीछे पलट गई। चंद्रादित्य की नज़र जब उसके पीठ पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उमड़ने लगे। वो गीत को अपनी तरफ करते हुए बोला, ये सब क्या है? गीत असमझ से, क्या हुआ? चंद्रादित्य उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारे पीठ पर जो निशान है वो क्या है और किसने किया? गीत ने सुना तो फटी आंखों से चंद्रादित्य को देखने लगी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रादित्य उसे देखते हुए नीचे चला गया। गीत तैयार होकर नीचे आई। उसने घेरदार सूट पहना हुआ था। उसने चंद्रादित्य की तरफ देखा लेकिन चंद्रादित्य ने अपनी नजरें फिरा ली। नीचे सब मेहमान आ गए थे। बांद्री को स्टेज पर मानित के साथ बिठाया गया। फिर संगीत का मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले स्टेज पर डांस करने मानित के पिताजी राजीव और माता रानी देवयानी जी आए। उन्होंने डांस किया। फिर बलराज जी, मीना जी ने लिया। उपासना जी और सुलोचना जी, रानू, रिदांग, एक एक करके सबने डांस किया। नाचने गाने के बाद सब खाना खाने के लिए चले गए। गीत ने जब चंद्रादित्य को अपने ऊपर अपने कमरे की तरफ जाते देखा तो वो उसके पीछे चली गई। दरअसल चंद्रादित्य हॉल में बैठे कुछ रिश्तेदारों से बात करने में व्यस्त था। थोड़ी देर में वो अपने कमरे में जाने लगा कि तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। चंद्रादित्य ने नज़र उठाकर सामने देखा तो गीत को देख अपना हाथ छुड़ाने को हुआ लेकिन गीत उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चंद्रादित्य, दरवाज़ा खोलो। गीत, नहीं खोलूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती।
गीत, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। दरवाजा खोलो, किसी ने देख लिया तो खामखा बात बढ़ जाएगी। चंद्रादित्य उसे देखते हुए, गीत लापरवाही से बढ़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते मैं जाने नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कहते हुए चंद्रादित्य दरवाजा खोलकर चला गया। गीत वही बेड पर बैठी रह गई। मानवी का रूम। खिड़की से एक साया चुपके से अंदर आया और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। सामने बेड पर दो लोग सो रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दोनों के चेहरे पर रजाई से ढके हुए थे। साया ने इधर उधर देखा और बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने रजाई हटानी चाहिए कि तभी गीत रजाई हटाकर पलटते हुए सो गई। वो साया जैसे अपनी जगह पर ही जम गया। वो साया दूसरी तरफ चला गया। अचानक ही गीत की आंखें खुली तो उसे अपने सामने दीवार पर एक परछाई दिखाई दी जो मानवी की तरफ बढ़ने लगा था। गीत घबरा गई पर हिम्मत करके वो उठी और अपने चप्पल को हाथ में लेते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आई मेरे घर में चोरी करते हुए? चोर लुच्चा लफंगा कहीं का, आज के बाद चोरी करना भूल जाओगे। अभी बताती हूँ। कहते हुए जैसे ही वो चप्पल उसके सर पर मारने को हुई कि मानित ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मानित, अरे गीत जी, मैं हूँ मानित। गीत ने जब मानित को देखा तो जीभ निकाल ली और सर खुजलाने लगी। सत्यानाश हो तेरा गीत। गीत, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था मानिक जी। अगर घर में किसी को पता चला तो? क्या पता चलेगा? चंद्रादित्य दरवाजे पर टिककर हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ था। गीत की सांसें अटक गई। वो कुछ भी बोल नहीं पाई। चंद्रादित्य मानित को देख ना ले ये सोचकर गीत जल्दी से दरवाजे पर आई और बोली, यही कि आप मुझसे नाराज हो? चंद्रादित्य के चेहरे के भाव फिर से बदले और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थैंक गॉड चंद्रादित्य ने मानित जीजू को नहीं देखा, वरना पता नहीं गीत तेरी कौन सा सरंगी बजाते चंद्रादित्य बाबू। फिर मानित से कहा, आप लोग बात करिए, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, जल्दी कीजिएगा। गीत ने दरवाज़ा बंद कर गहरी सांस ली और इधर उधर देखते हुए सोचने लगी, अगर वो ऐसे बाहर रहेगी तो किसी को पता चल जाएगा। ये सोचकर वो चंद्रादित्य के कमरे में चली गई। गीत कमरे में आई तो देखा चंद्रादित्य कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। गीत खुद से, ये बंदा जब देखो तब बाथरूम में ही चला जाता है, कितना शौक है इसे नहाने का। ये नहीं कि पानी की बर्बादी कम करे, वैसे भी अपने देश में पानी की कितनी दिक्कत है। चंद्रादित्य जब टॉवल गले में डाले बाहर निकला तो गीत को वहां देखकर आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने गीले बालों को पोंछते हुए कहा, कुछ काम था? गीत ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसके पास जाकर अपना सिर हिला दिया। जिसकी पानी की बूंदें गीत पर पड़ी तो वो चीख उठी। चंद्रादित्य टी शर्ट पहनते हुए, जाओ यहाँ से। गीत, आप अब भी गुस्सा हैं? चंद्रादित्य, होता कौन हूँ मैं जो तुम पर गुस्सा करूंगा? गीत को उसकी बात चुभी लेकिन फिर भी वो बात आगे बढ़ाते हुए बोली, ऊपरी जख्म तो भर गए हैं लेकिन मेरे अंदर के जख्म आज भी ताज़ा हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कैसे हुआ। इस जख्म से मैंने क्या क्या खोया है जिसे अपने दिल में दबा के रखी हूँ। कहते हुए गीत रो पड़ी। पता नहीं क्यों वो उससे सफाई दे रही थी लेकिन उसकी नाराजगी उसे खलने लगी थी। चंद्रादित्य ने उसे रोता देखा तो उसके पास आते हुए कहा, रोते नहीं, जब मन हो तब बता देना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कहते हुए उसके आंसू पोंछ दिया और कहा, जाओ रात हो गई है, सुबह सवेरे मुझे बंदरिया नहीं देखनी। वैसे भी बंदर तो जल्दी सोता है तो उसकी बंदरिया को भी तो जल्दी सोना चाहिए। चंद्रादित्य इतनी जल्दी में बोला कि गीत उसकी बात समझ नहीं पाई। गीत, क्या कहा आपने? सुबह जल्दी उठना भी है? होंठ दबाकर हंसते हुए चंद्रादित्य पलट गया। गीत उसके चेहरे की मुस्कान को देख नहीं पाई। गीत जाने लगी तो उसे याद आया कि कमरे में तो मानवी और मानित हैं। वो फिर चंद्रादित्य की तरफ पलट गई। वो, मुझे कुछ काम था, तुम अपना लैपटॉप मुझे दे सकते हो क्या? गीत ने कहा। चंद्रादित्य उसे गहरी नजरों से देखते हुए, इतनी रात को क्या काम है? गीत जब उसे घूरने लगी तो वो बात बदलते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ले जाओ, वहाँ टेबल पर रखी है, मैं यहीं बैठकर काम कर लूँ क्या? वो मानवी सो रही है, अगर उठ गई तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। कल शादी है ना उसकी, फोटो खराब आएंगी। गीत ने मासूमियत से कहा। चंद्रादित्य उसकी बातें सुन, ओके जस्ट स्टॉप स्टॉप, यही सोफे पर बैठ जाओ। गीत लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई। चंद्रादित्य उसे देखते हुए बेड पर जा बैठा। उसने गीत की तरफ देखा जो बैठी अपना काम कर रही थी। उसने एक नावल उठाई और पढ़ने लगा। गीत ने लैपटॉप ओपन किया तो सामने चंद्रादित्य की तस्वीर दिखी जो वॉलपेपर में लगी थी। वो उसे देख मुस्कुरा उठी। चंद्रादित्य ने गीत को मुस्कुराते देखा तो कहा, क्या देख लिया जो बहुत मुस्कुरा रही हो? गीत, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तभी गीत की नज़र एक फाइल पर पड़ी जिसमें लिखा था आदि ओल्ड पिक्चर्स। गीत चंद्रादित्य को देखते हुए, इसमें से एक फाइल ओपन करना है, कर लूँ? चंद्रादित्य, पूछ क्यों रही हो, जो देखना है देख लो। गीत को जब चंद्रादित्य की परमिशन मिली तो वो फाइल खोलकर देखने लगी। उसमें चंद्रादित्य की बचपन की तस्वीरें थी जिसमें से कुछ स्कूल की तो कुछ कॉलेज की फ़ोटो थी। एक फ़ोटो पर चंद्रादित्य अपने दोस्त के कंधे पर बैठा हंस रहा था। एक फ़ोटो देख गीत सोचने लगी, ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे इसे पहले कहीं देखा है। फिर होगा कोई, मुझे क्या कहते हुए आगे देखने लगी।
चंद्रादित्य के कॉलेज की फोटो थी जिसमें चंद्रादित्य खड़ा था और उसके पीठ पर एक लड़की चढ़ी थी। दोनों हंस रहे थे। जिसे देखकर गीत को बुरा लगा। वो चंद्रादित्य को देखने लगी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं ये चंद्रादित्य की गर्लफ्रेंड तो नहीं, अगर होगी तो। सोचते हुए उसके चेहरे पर अनेक भाव तैर गए। चंद्रादित्य पानी पी रहा था। जब उसने गीत के बदलते मिजाज को देखा तो उसके भाव पड़ने लगा। फिर क्या हुआ, कहा गीत अपना सिर हिलाते हुए। कुछ नहीं। फिर अपने मन में पूछूं क्या कि ये कौन है? अगर हाँ कहा तो, अगर ना कहा तो जो भी हो पूछ ही लेती हूँ। गीत। चंद्रादित्य। चंद्रादित्य, हाँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, या थी? उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। चंद्रादित्य ने गीत का सवाल सुना तो उसे देखने लगा जो उसे बेचैनी से देख रही थी। हाँ थी, एक प्यारी सी सुंदर सी। गीत आगे सुने बिना ही उठकर जाने लगे। चंद्रादित्य उसके सामने खड़ा होते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो जा रही हो? गीत। वो मेरा काम हो गया। चंद्रादित्य की नज़र लैपटॉप पर पड़ी तो उसने सताने के लिए, अरे सुनो तो सही, मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी जिसके साथ मैं घुमा करता था। गीत आगे बढ़ते हुए, मुझे नहीं सुनना प्लीज, सामने से हटो। चंद्रादित्य, मेरी बहन की तो फोटो देख लो, कितनी प्यारी है। गीत बहन सुनकर रुक गई और कहा, बहन? चंद्रादित्य अपना सिर हिलाते हुए, हाँ बहन, तुम क्या समझ रही थी? गीत अटकते हुए, तो कुछ नहीं। गीत, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड थी? तुम भी तो सच नहीं बता रही। गीत चेहरा फेर कर खड़ी हो गई तो चंद्रादित्य ने गीत को कंधों से पकड़कर सामने करते हुए कहा, गीत सच बताना, तुम्हारे साथ ये किसने किया? एक दोस्त के नाते ही सही बता दो। गीत को खामोश देखकर चंद्रादित्य ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कहो, ऐसे ही गुट गुट कर जियो। गीत, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस प्रॉब्लम को फेस करना छोड़ भागते फिरो। एक न एक दिन तो फेस करनी ही पड़ेगी ना, चाहे आज करो या कल। कहते हुए वो जाने लगा तो गीत ने ड्रॉर के पास से टेप निकालकर हाथ में रखी और पीछे से चंद्रादित्य के मुंह में चिपका दिया और उसे कुर्सी पर धकेल दिया। चंद्रादित्य के दोनों हाथों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेट खड़ी हो गई। गीत, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, मैं बता नहीं पाऊंगी। इसे याद करके मुझे खुद से घिन आती है। जो जख्म आपको पल पल मरने का एहसास कराए, इसे किसी अपने ने ही दिया है चंद्रादित्य, जिस पर मैं कभी हद से ज़्यादा यकीन करती थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती और प्लीज़ पापा या किसी और से ये बात मत करना। कहते हुए गीत सिसकने लगी। चंद्रादित्य ने सुना तो उसे गुस्सा तो बहुत आया। अगर वो शख्स सामने होता तो जान से मार देता। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था भला? गीत को रोता देख चंद्रादित्य ने उसे अपनी तरफ खींचा तो गीत उसकी गोदी में जा गिरी। उसने अपना मुंह टैप निकाल लिया और अपने हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को साइड किया तो गीत की आंखें बंद हो गईं। चंद्रादित्य ने उसकी भीगी पलकों को चूम लिया। वो उसके कपकपाते होंठों की तरफ बढ़ने लगा था, जिसे महसूस करके गीत भी उस पल में खोती जा रही थी। चंद्रादित्य उसके चेहरे के बहुत करीब था। गीत को चंद्रादित्य की सांसें अपने चेहरे पर साफ तौर पर महसूस हो रही थी। जब भी चंद्रादित्य बीच में ही रुक गया, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बगल में रखे पॉट पर अपना हाथ दे मारा। जमीन पर बिखर गया। गीत ने आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो सामने पॉट नीचे जमीन पर बिखरा पड़ा था। चंद्रादित्य ने कहा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। गीत का रोना बढ़ गया और वो उठकर बेड पर आ बैठी। चंद्रादित्य के हाथ से खून निकल रहा था, जिसे देख उसकी रुलाई फूट गई और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चंद्रादित्य को लगा गीत उसके लिए रो रही है। उसने उसे उठाते हुए कहा, गीत मेरी बात सुनो। गीत ने मुंह फेर लिया और उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। चंद्रादित्य ने लपककर उसकी गलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, गीत ये सब गलत था, मुझे पता है, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। जिसमें भी तुम्हें हर्ट हो रहा, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसे। चंद्रादित्य की बात उसके मुंह में ही रह गई जब गीत ने उसकी शर्ट को पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके अधर पर अपने अधर रख दी। थोड़ी देर बाद वो थोड़ी दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब से हक है। कहते हुए छोड़कर जाने लगी कि चंद्रादित्य ने उसकी कलाई पकड़कर खुद से सटा लिया और एक बार फिर दोनों के अधरों के बीच का फासला मिट गया। थोड़ी देर बाद गीत की सांसें उखड़ने लगी तो चंद्रादित्य उससे अलग हुआ। गीत की आंखें शर्म से भरी हुई थी। वो नज़र उठाकर चंद्रादित्य की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। चंद्रादित्य, मिश्री। गीत ने सुना तो वो इधर उधर देखने लगी। चंद्रादित्य हंसते हुए, तुम्हें ही कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? गीत के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो एक बार फिर चंद्रादित्य के सीने से चिपक गई। चंद्रादित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए अपनी बाहों में कस लिया। गीत चंद्रादित्य से अलग होकर अब मुझे जाना चाहिए कहते हुए जाने लगी। चंद्रादित्य उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए, अभी पूरी रात बाकी है और तुम जाने की बात करती हो मिश्री। गीत ने शर्म से अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, क्योंकि चंद्रादित्य की वो प्यार भरी नजरें उसे हया से भर रही थी।
चंद्रादित्य उसके हाथ को हटाते हुए, मेरी गीत ऐसे शर्माती हुई बड़ी खूबसूरत लगती है, आप भी ना, कहते हुए गीत उसके सीने से लग गई। इधर मानवी का कमरा, जहां मानिक चंद्रादित्य के जाने के बाद बेड के कोने पर बैठ गया और सोई हुई मानवी की तरफ देखने लगा। उसने हल्के से रजाई खींची तो मानवी का चेहरा नजर आया। चेहरे पर मासूमियत लिए मानवी एक हथेली को चेहरे पर रखे सो रही थी। मानिक ने देखा मानवी के चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हैं तो उसे हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे के कान के साइड किया। तभी मानवी मुनमुनाई और पलटकर वापस से सो गई। मानिक खुद से, देखो तो मेरी नींद उड़ाकर खुद कैसे आराम से सो रही है। फोन पर तो कह रही थी अभी मिलने आओ, अब आ गया तो सो रही है। उसे जगाना अच्छा नहीं लगा तो वो उठकर वापस जाने लगा। उसका ध्यान नीचे पड़े क्लचर पर नहीं गया और वो मानिक के पैरों के नीचे आकर दबने से टूट गया, जिसे देख मानिक पीछे हो गया। उसका हाथ गलती से टेबल पर पड़ा और वो मानवी के ऊपर जा गिरा। मानवी की आंखें झटके से खुल गई। मानवी चिल्लाई ना, ये सोचकर मानिक ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मानवी, मैं हूँ मानिक। मानवी ने मुंह से हाथ हटाने को कहा तो मानिक ने अपना हाथ हटा लिया और उसके ऊपर से हट गया। मानिक झिझकते हुए, सॉरी, वो गलती से तुम्हारे ऊपर गिरा और नीचे ज़मीन पर क्लचर कौन रखता है यार। मानवी उठकर बैठते हुए, गीत का क्लचर है। मानवी ने अपनी आंखों को रगड़ते हुए, आप सच में यहाँ हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप तो नहीं आने वाले थे, फिर कैसे आ गए? और किसी ने देखा तो नहीं आपको आते हुए? उसने एक ही सांस में सब कह दिया। मानिक उसके होंठ पर अपनी उंगली रख चुप कर आते हुए, शांत हो जाइए होने वाली भावी पत्नी जी, घर में किसी ने नहीं देखा और तुम्हें खुशी नहीं हो रही शादी होने से पहले की रात में तुमसे तुम्हारा होने वाला पति मिलने आया है? अगर कोई दूसरी लड़की रहती तो अब तक गले से लगा लेती मुझे। मानवी, वो तो मैंने फ़ोन पर ऐसे ही आपको आने के लिए कहा था। मानिक, ऐसे कह दो, या वैसे आप अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी न कर पाए तो पति किस काम का? तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान मेरी जान। मानवी शर्मा गई तो मानिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गहरी सांस भरते हुए कहा, अब जाकर इस तन्हा दिल को सुकून मिला है। सुबह के समय जब गीत ने आंखें खोली तो उसने देखा वो अपने कमरे में है। उसके जहन में रात की बातें कौन गई, जिससे उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कान और गालों पर हया की लाली उमड़ आई। उसने अपना चेहरा हाथों में ढक लिया और एक बार फिर मुस्कुरा उठी। रानू, इतना शर्मा क्यों रही हो मिश्री जी? गीत ने सुना तो झटके से अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखने लगी जहां उसके बगल में रानू अदेती सी सेब खा रही थी। गीत, तुम यहाँ कब आई और ये मिश्री कौन है? रानू, जब तुम सपनों की दुनिया में उड़ रही थी, आज से मेरी तरफ से तुम्हारा ये नया नाम मिला है मिश्री। आभार व्यक्त करो हमारा पुत्री। गीत ने उसे घूर कर देखने लगी तो रानू ने कहा, व्हाट, ऐसे काहे देख रही हो प्रियतमा? मेरी नजरें शर्म के बोझ तले दब के मर जाएंगी। कुछ क्षण तुमने और निहारा तो। गीत उसे पिलों से मारते हुए, नौटंकी कहेंगी, सच बता तुझे यहाँ कौन लाया? लाए से मतलब? रानू ने कहा। गीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, कुछ नहीं, मुझे फ्रेश होना है। कहते हुए उठने लगे तो रानू ने उसकी कलाई थामते हुए कहा, जाने मन, अभी पूरा दिन बाकी है और तुम जाने की बात करती हो। रानू खड़ी हो गई, उसके कंधे पर अपना दोनों हाथ टिकाते हुए रोमानी अंदाज में बोली, मेरी गीत ऐसे शर्माती हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। गीत उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। रानू से छोड़कर बिस्तर पर जा लेटी और कहा, ऐसे आंखें खोलकर मत देख जानिए। आगे बाहर निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई तो गीत अपनी आंखें बंद करके खोलते हुए कहा, तुम्हें ऐसे किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए रानू। रानू बेफिक्र सी, किसी की नहीं सुनी, बस तुम्हारी सुनी थी, कहते हुए मुस्कुरा उठी। फिर गीत को छेड़ते हुए, जो मैंने कहा वो सच है, तुम बनोगी ना मिश्री? गीत लजाते हुए, तुम कुछ भी बोलती हो और तुम मेरी बातें छुप कर सुन रही थी कमीनी। कहते हुए उसकी तरफ दौड़ी तो रानू कमरे से बाहर भागते हुए, अरे मैंने जानबूझकर नहीं सुना, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो ऊपर छत पर जा रही थी। तुम दोनों की आवाज़ से बस कुछ लफ्ज़ मेरे कानों तक पहुंच गए। कहते हुए नीचे चली गई। गीत दरवाजे पर ही रुक गई और मुस्कुराते हुए दोहराई, मिश्री। अब समझ में आया कि रात को चंद्रादित्य ने उसे मिश्री नाम क्यों दिया। रानू सीढ़ी के पास खड़े होते हुए, अब मुस्कुराती रहोगी कि तैयार भी होगी? मानवी की शादी है आज, जल्दी से तैयार होकर नीचे चलो। गीत, चलो से क्या मतलब, शादी तो घर में होगी ना। रानू, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है मिश्री जी। कल की बात हो गई है कि शादी मैरिज गार्डन में होगी और सब व्यवस्था तो आपके चंद्रादित्य सिंह जी ने ही की है। जल्दी आना, देर मत करना यार। कहते हुए रानू चली गई। गीत जल्दी से अपने कमरे में आई और तैयार होकर नीचे चली गई। देखा घर में कोई नहीं था। वो बाहर आई तो देखकर चंद्रादित्य गाड़ी से टिक कर खड़ा था। चंद्रादित्य को देख गीत के मन में फिर वही बातें याद आ गई। वो लजाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, बाकी सब कहाँ है? चंद्रादित्य ने उसे देखा और कहा, गाड़ी में बताता हूँ, बैठो। कहते वो चंद्रादित्य घर की तरफ चला गया और घर का ताला लगाकर चाबी हाथ में लेकर चला आया। गाड़ी में बैठकर वो घर से बाहर निकला और गार्ड से कहा कि घर का ध्यान रखे। फिर आगे निकल गया, पड़ोस के घर के आगे गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। गीत बस उसे देखती रही।
चंद्रादित्य वापस आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गीत बिना कुछ बोले बस सामने बैठी अपने हाथ को मसल रही थी। कुछ पूछना है? गीत हाँ नहीं हाँ। चंद्रादित्य गीत क्या हुआ, कोई परेशानी है? गीत आपने अचानक गार्डन में शादी का फंक्शन क्यों रखा? चंद्रादित्य मनु बचपन में कहती थी कि उसकी शादी ऐसे ही बड़े से गार्डन में हो, बस इसलिए। गीत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो चंद्रादित्य अपनी आंखों में आई नमी छुपाते हुए बाहर देखने लगा। गीत आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं और बेस्ट बेटा भी। और चंद्रादित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो गीत खामोश हो गई। चंद्रादित्य ने गाड़ी मैरिज गार्डन के सामने रोकी तो गीत उतरने लगी। चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा सा उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। गीत ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली ये आप क्या कर रहे हैं? चंद्रादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया। गीत ने कसकर अपनी आंखें मूंद ली तो चंद्रादित्य ने उसकी बंद घनी पलकों को चूम लिया। गीत के हाथ उसके शर्ट पर कस गए। चंद्रादित्य ने उसे माथे पर अपना होंठ रखा और उससे दूर हो गया। गीत की आंखें अभी भी उसके एहसास से बंद थी। चंद्रादित्य ने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया तो गीत हड़बड़ाती हुई सीधी बैठ गई। जब उसने चंद्रादित्य को शरारत से मुस्कुराते देखा तो बाहर निकल आई। चंद्रादित्य भी गाड़ी से नीचे उतर आया। दोनों अंदर की ओर जैसे ही बढ़े गीत के कदम वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर ठहर गए। वो दंग रह गई। चंद्रादित्य मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और गीत आगे बढ़कर गार्डन के चारों तरफ की साज सज्जा को देखने लगी। बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। गीत चंद्रादित्य के पास आते हुए देखिए तो कितना सुंदर सजाया गया है, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत सजावट पहले कभी नहीं देखी। जिसने भी इसे डिज़ाइन किया है ना, उससे मिलकर ज़ोर से गले लगाकर कहती कि वाह तुमने दिल जीत लिया यार, क्या सजावट की है। गीत ने अपने दोनों हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए कहा। चंद्रादित्य उसके पास जाकर खड़ा हुआ ही था कि हेमंत जी आते हुए बोले चंद्रादित्य बेटा तुमने ये जो कमाल का डेकोरेशन करवाया है ना, देखने वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चॉइस है तुम्हारी। हेमंत जी ने उसके पेट थपथपाते हुए कहा। चंद्रादित्य होंठ दबाकर मुस्कुरा उठा। हाँ अंकल चॉइस तो मेरी बेहतरीन है। उसके कहने का मतलब गीत तो समझ गई मगर हेमंत जी नहीं समझ पाए। चंद्रादित्य थैंक यू अंकल, आपने कुछ खाया? हेमंत जी हाँ पहले ही खा लिया था। गीत बेटा ध्यान रखना, मैं आता हूँ, पर राज को ढूंढकर पता नहीं कहाँ चला गया है। जी पापा कहते हुए गीत ने अपना सर हिला दिया। चंद्रादित्य अंकल पापा बाहर मेहमानों के स्वागत के लिए इंतजाम कर रहे हैं। हाँ मैं जाकर देखता हूँ कहते हुए हेमंत जी चले गए। चंद्रादित्य गीत की तरफ देखने लगा जो चेहरे पर शर्म लिए थोड़ी हैरानी के साथ खड़ी थी। चंद्रादित्य उसके करीब होते हुए तो तुम कुछ देर पहले क्या कह रही थी आप मोहतरमा? चंद्रादित्य के कहने के अंदाज से गीत के गाल सुर गुलाबी हो उठे। मैं अभी आई कहते हुए वो जाने लगी तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा अभी जाओ लेकिन हिसाब याद रखना, मैं बाद में देख लूँगा। कहते हुए उसने उसका हाथ छोड़ दिया। गीत वहाँ से दौड़ती हुई चली गई तो चंद्रादित्य बालों में हाथ फिराकर मुस्कुरा उठा। वो भी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपनी जगह पर ही ठहर गया क्योंकि गीत जो चली गई थी वो आधे रास्ते से ही वापस आकर चंद्रादित्य के गालों को चूमते हुए बोली मैं हिसाब किताब क्लियर रखती हूँ। फिर दौड़ती हुई चली गई। चंद्रादित्य एकटक उसे भागते हुए देखता रहा, फिर अपने गाल को छूते हुए खुश हो गया। गीत का एहसास पाकर जैसे चंद्रादित्य उस पल में खो सा गया था। चंद्रादित्य को गाल पर हाथ रखे देख सुलोचना जी बेटा चंद्रादित्य गाल पर हाथ क्यों रखा है, दांतों में दर्द है क्या? चंद्रादित्य ने अपने गाल पर से हाथ हटाकर बोला नहीं मासी बस ऐसे ही गालों पर मक्के बैठ गई थी वही हटा रहा था। चलिए कहते हुए वो भी आगे बढ़ गया। मानी दूल्हा बना मंडप में बैठा था। उसके साथ साथ उसके पिता राजीव शर्मा जी और माँ देवयानी शर्मा जी बैठी थी। पंडित जी ने कहा दुल्हन को बुलाइए, पर राज जी ने मीना जी की तरफ इशारा किया तो मीना जी जाने के लिए मुड़ी लेकिन सामने देखकर रुक गई। लाल फूलों से सजे चादर के तले मानवी धीमे कदमों से चलते हुए आ रही थी। गीत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और चंद्रादित्य ने सामने से उस चादर को उठाकर पकड़ा हुआ था और उसके साथ हृदांक भी था और उसके कुछ कजन्स भी जिन्होंने चादर को पकड़ा हुआ था। मानवी अपना लहंगा पकड़े धीरे धीरे कदमों से चलकर आ रही थी। लाल एम्ब्रॉयडरी लहंगे में मानवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मानित ने देखा तो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मानवी पर जम सी गई। मानित ने वाइट पिंक शेरवानी पहन रखी थी और कंधे पर एक तरफ से पिंक कलर का दुपट्टा रखा हुआ था। मानवी सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए पलके नीचे झुकाए चेहरे पर मुस्कान लिए आकर मंडप के सामने खड़ी हो गई। मानित एकटक उसे देख रहा था। पहले भी कितनी बार वो मानवी को देख चुका था लेकिन दुल्हन के रूप में देख मानित जैसे खो सा गया था उसमें। रानू जो कब से मानित को देख रही थी उसे मानित के पास आकर कहा मानित जीजू आपकी ही है, देखना बंद करिए, कुछ सुहागरात के लिए भी बचा लीजिए। मानित झेप गया। फिर रानू की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा। क्या लड़की है, किसी से शर्माती भी है कि नहीं? रानू अरे शर्माती हूँ ना, बस कोई छेड़े तब।
आप जाओ, लेकर आओ मानवी को। मानित आगे बढ़ गया और कुछ देर रानू की बात सुनता वो पागल ही हो जाता। मानित नीचे मानवी के पास गया और उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। मानवी ने मानित के हाथ पर अपना हाथ दे रखा और उसके साथ मंडप पर चली आई। मानित ने जब रिदांग को नीचे लड़की वालों के साथ खड़े देखा तो कहा, रिदांग तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम तो मेरे साथ होना चाहिए ना, लड़के वालों की तरफ से। तुम भाई हो मेरे यार। रिदांग, आया मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, लेकिन अभी भाभी की तरफ से हूँ। भाभी के आने से मुझे एक प्यारी सी बहन जो मिलने वाली है। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और सोचने लगे कि मानवी को कितना अच्छा परिवार मिला है। मानित और मानवी को जयमाला लाकर रानू ने दिया। मानित अपना सर ऊंचा करके रखा था, जिससे मानवी जयमाला उसके गले में डाल नहीं पा रही थी। चंद्रादित्य उसे उठा लिया तो मानवी मानित के गले में जयमाला डाल दिया। रिदांग ने भी मानित को उठा लिया तो मानित मानवी के गले में जयमाला डाल दिया। दोनों को नीचे उतार दिया। सब लोग ताली बजाने लगे। बलराज जी और मीना जी मानवी के हाथ पर पवित्र जल डाल मानित के हाथ में देते हुए कन्यादान की रस्म पूरी किए। सब लोग भावुक हो गए। मानित और मानवी मंडप में बैठे थे और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। दोनों का गठबंधन चंद्रादित्य ने किया और दोनों 7 फेरों के लिए खड़े हो गए। इसी बीच चंद्रादित्य की आंखें नम हो गई। गीत जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने उसके हाथ को अपनी हथेली में भर लिया। चंद्रादित्य उसके स्पर्श पाकर उसकी तरफ देखने लगा कि सामने चेहरा किए हुए खड़ी थी। उसकी निगाहें फेर लेते मानवी और मानित पर टिकी थी। चंद्रादित्य ने अपनी पकड़ उसके हाथों पर मजबूत कर दी। जारी है।